Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the evolutionary pressures of the chapter fisheries. These are some questions given in the start of the evolutionary pressures, or you can say that these will be your learning outcomes. कि आप ये सारा चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या सीख सकते हैं. Explain how fishes exchange gases between the water and the blood. आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गैशियस एक्सचेंज पानी के और ब्लड के दरमियान किस तरह से होता है फिश में. Assess the relationship between the swim bladder in the actinopterygii and the lungs in the sarcopterygii. स्विम ब्लैडर का एक्टिनोटेराजाई के अंदर क्या फंक्शन है और लंग्स का सार्कोटेराजाई में क्या फंक्शन है, आप ये असेस करेंगे. Justify the statement that marine and freshwater fish face very different osmoregulatory problem but very similar excretory problems. आप इस स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई कर सकेंगे कि फ्रेश वाटर और मरीन जो फिशेस हैं वो उनको डिफरेंट ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, यानी मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर इन द बॉडी, लेकिन एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम्स यानी यूरिया जो रिलीज़ करते हैं या नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी से रिलीज़ करते हैं उसकी प्रॉब्लम्स उनको एग्जैक्टली सेम फेस करनी पड़ती हैं. So this is the locomotion in the fish. Picture a young child running full speed down the beach and into the ocean. She hits the water and begin to splash. आप इमेजिन करें कि एक बच्चा पूरी ताकत से समंदर के किनारे से भागता हुआ जा रहा है समंदर के अंदर की तरफ, वो पानी को हिट करता है और स्प्लैश कहते हैं छींटा उड़ना. ठीक है. At first she lifts her feet high in the air between the steps, but as she goes deeper, her legs encounter more and more resistance. जैसे जैसे पहले तो बच्चा जब मूव कर रहा होता है पानी में तो उसके जो स्टेप्स हैं वो पानी से ऊपर पानी के ऊपर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पानी में डीप जाता जाएगा उसको पानी की रेजिस्टेंस जो है वो फेस करनी पड़ेगी. The momentum of her upper body causes her to fall forward and she resorts to labored and awkward swimming strokes. The density of the water makes movement through it difficult and costly. अब उसकी जो बॉडी का अपर मोमेंटम है वो उसे आगे की तरफ गिरने को मजबूर करेगा, लेकिन वो लेबर यानी ताकत लगाएगी और अपने आप को गिरने से बचाएगी. इसी तरह पानी के अंदर पानी की डेंसिटी की वजह से पानी में मूवमेंट करना या हरकत करना मुश्किल और कॉस्टली यानी उस पर ज़्यादा एनर्जी लगती है. फॉर अ फिश हाउएवर स्विमिंग इज़ लेस एनर्जेटिकली कॉस्टली देन रनिंग इज़ फॉर अ टेरेस्ट्रियल एनिमल. लेकिन अगर आप फ़िश की बात देखें तो उसके लिए स्विमिंग उतना एनर्जेटिकली कॉस्टली या महंगा काम नहीं है जितना एक टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए कि जब वो पानी में जाए. दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. अक्सर ऑब्जेक्टिव में या वैसे क्या कहते हैं वाइवा के अंदर ये क्वेश्चन करते हैं. The streamlined shape of the body and the mucoid secretions that lubricate its body surface reduces the friction between the fish and the water. स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं जो दरमियान में से मोटी होती है और आसपास से पतली होती है. फ़िश की शेप आप सबने देखी हुई है ना. दूसरी बात यह है कि फ़िश को जब आप कभी हाथ में लें तो उसके ऊपर म्यूकस की सिक्रीशंस होती हैं. म्यूकॉइड सिक्रीशंस और जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है वो फ़िश को हेल्प करती है कि पानी की फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाए. जैसे कि एक नाइफ़ नहीं होती, जैपनीज़ नाइफ़ अगर आप देखें तो वो आगे से बिल्कुल बारीक होती है और नाइफ़ का अगला हिस्सा बारीक होता है, वो काटने में हेल्प करता है यानी रास्ता बनाने में हेल्प करेगा. फिश की भी बॉडी आगे से पतली है, दरमियान से मोटी फिर पतली. Water buoyant properties also contribute to the efficiency of the fish movement through the water. Water की buoyancy की जो प्रॉपर्टी है यानी जो फ्लूइड बॉडी वेट के अगेंस्ट फोर्स लगाता है that is known as the buoyancy. उससे भी फिश को मूवमेंट के अंदर हेल्प मिलती है. A fish expends little energy in sport against the pull of the gravity. ग्रेविटी के पुल के अगेंस्ट फिश को लिटरल एनर्जी लगानी पड़ती है. फिश मूव्स थ्रू द वाटर यूजिंग देयर फिन्स. अब देखें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं तो वो मूव करते हैं वाटर में बाय यूजिंग देयर लिम्स, बट फिश
but the limbs of the fish are known as fins, and the body wall to push against the incompressible surrounding water. फिश कैसे मूव करती है? एक तो अपने फिन्स के थ्रू करती है, और जो उसके बॉडी वॉल इनकम्प्रेसिबल सराउंडिंग के अगेंस्ट बॉडी वॉल को पुश करती है. Anyone who has eaten a fish felt probably realizes that muscle bundles of most fishes are arranged in a zigzag pattern. This is most important from objective point of view. जब आप फिश खाते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि फिश के जो मसल बंडल्स हैं वो zigzag पैटर्न के अंदर अरेंज हैं. Because these muscles extend posteriorly and anteriorly in a zigzag fashion, contraction of each muscle bundle can affect a relatively large portion of body wall. क्योंकि इन मसल्स की स्पेशल अरेंजमेंट इस तरह से है कि जिगजैग ये अरेंज है, तो किसी भी मसल बंडल के कॉन्ट्रैक्ट होने से बॉडी का लार्ज पोर्शन इफेक्ट होता है. वेरी एफिशिएंट फास्ट स्विमिंग फिशेस सच एज ट्यूना एंड मैकरल supplement body movements with a vertical caudal fin that is tall and forked. अब जो बहुत फास्ट स्विमिंग फिशेस हैं जैसे ट्यूना और मैकरल हैं, इनकी बॉडी मूवमेंट को कौन सप्लीमेंट कर रहा है या कौन हेल्प आउट कर रहा है? ये वर्टिकल या कॉडल टेल का, ये कॉड का वर्ड यूज़ होता है टेल के लिए, जो कि लंबी है और फोक्ड कांटे की तरह से, यानी उसका कॉडल फिन बिल्कुल सीधा नहीं है, उसमें दो लोब्स हैं. द फोक शेप ऑफ द कॉडल फिन रिड्यूसेस द सरफेस एरिया दैट could cause turbulence and interfere with the forward movement. This reason is also important. अब fork shape ही caudal fin क्यों है जो efficient fishes होती हैं? इसलिए होता है क्योंकि वो सरफेस एरिया को रिड्यूस करता है. देखना, अब एक जो चौड़ा कॉडल फिन है जिसके अंदर मतलब दो लोब्स नहीं है, उसका सरफेस एरिया डेफिनेटली ज़्यादा है, और अगर आप फोर्क को या आप कांटे को देखें तो उसका सरफेस एरिया कम होगा. वो टर्बुलेंस को, या टर्बुलेंस कहते हैं जब कोई भी बॉडी वाटर में मूव कर रही होती है ना, तो उसकी वजह से पानी का धुंधला हो जाना, यानी कोई भी पानी में अगर मिट्टी या कोई इस किस्म की चीज़ मौजूद है तो वो पानी को क्लियर नहीं रहने देती, और टर्बुलेंस जो है ये फॉरवर्ड मूवमेंट के अंदर हिंड्रेंस काज करेगी. सो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक. थैंक यू. Assalamu alaikum. This topic is the nutrition and digestive system of the fishes. The earliest fishes were probably filter feeders and scavengers that sifted through the mud of the ancient sea floors for decaying organic matter, annelids, mollusks and other bottom dwelling invertebrates. अर्लियर जो फिशेस थी वो प्रॉबेबली उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या था? दे वर फिल्टर फीडर्स और स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स थे तो वो सी फ्लोर्स पे जाके डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, एनालिड्स और मोलस्क वगैरह पे फीड करती थी. उनकी न्यूट्रिशन ड्रामेटिकली चेंज हुई जब फिशेस के अंदर जाज ट्रांसफॉर्म हुए या जबड़े बने. Most fishes have teeth that are simple cone-shaped structures, or they are uniform along the length of the jaw. This condition is known as homodont condition and seated into a shallow socket in the jaw. This condition is known as acrodont condition by a cement-like material. This is the homodont condition of the teeth. All teeth are cone-like and have similar shape. Okay, next is the acrodont condition. What is called as acrodont condition? When the teeth is without root and directly attached into the base of the jaw. This condition is known as acrodont condition when the teeth is without root. Modern fishes are the predators and they spend most of their life searching for food. They prey very tremendously. Some fishes feed on the invertebrate animals, floating or swimming in the plankton or living on the substrate. Many feeds on the vertebrates. Similarly, the kind of the feeds that food that one fish eat at different times in their life varies. अब एक ही किस्म की जो फिश फूड खा रही है अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में, वो भी वेरी करती है. ये जो है ये आगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में भी आता है और ये उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है. Larvae of the fish may feed on the plankton and as adult it may switch to a large prey such as annelid or fish. अब फिश लार्वी प्लैंक्टॉन्स पे फीड करते हैं और जब ये अडल्ट होते हैं तो तब ये लार्जर प्रे पे स्विच ऑन हो जाते हैं. इसकी रीज़न क्या है? ताकि सेम स्पीशीज़ के अंदर फूड की वजह से कंपटीशन डेवलप ना हो.
Fish usually swallow whole prey. फिश अमूमन जो है प्रे को एज अ होल निगलती है, यानी चबाती नहीं है. च्यूइंग का प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा. टीथ का क्या काम है? दे कैप्चर एंड होल्ड द प्रे एंड सम फिशेस हैव द टीथ दैट आर मॉडिफाइड फॉर क्रशिंग द शेल्स ऑफ द मोलस्क और द एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स. कुछ फिशेस ऐसी हैं जिनके टीथ फूड कैप्चर करने के लिए यूज होते हैं, होल्ड करने के लिए, यानी च्यूइंग के लिए नहीं है, होल्डिंग के लिए. To capture prey, fishes often use the suction that closing the opercula and rapidly opening the mouth creates, which develop a negative pressure that seeps water and prey inside the mouth. Fish को prey को capture करने के लिए अपने अपरक्यूला को क्लोज करती है. अपरक्यूला जो होते हैं वो गिल्स के ऊपर की कवरिंग को कहा जाता है, ठीक है. और अपना माउथ बंद कर लेगी, अपरक्यूला को ओपन कर ले एंड अपरक्यूला क्लोज करेगी और माउथ को रैपिडली ओपन करेगी, जिसकी वजह से एक सक्शन या क्रिएट होता है जो नेगेटिव प्रेशर डेवलप करता है. और जो नेगेटिव प्रेशर की वजह से माउथ के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है और प्रे अंदर फिश कैप्चर कर लेती है. अदर फीडिंग स्ट्रेटजीज हैव आल्सो इवॉल्व्ड इन फिशेस. हेरिंग, पैडल फिश एंड व्हेल शार्क्स आर द फिल्टर फीडर्स. अब आपको जो बड़ी बड़ी फिशेस लगते हैं बहुत ड्राउनी किस्म की लगती हैं, वो एक्चुअली इतनी ड्राउनी होती नहीं है. ये जो बड़ी बड़ी फिशेस हैं दे आर द फिल्टर फीडर्स. अब यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ. दिस इज द हेरिंग. This is the paddle fish. Paddle fish have a very large snout. Mouth is ventral in paddle fish. This is the whale shark. Although its size is very large, but this fish is filter feeder, not the predator. These are the carps, mostly eaten by our people. These are the carps. Common carp, Cyprinus scarpio. This is the lamprey. Lamprey is the eel-like, and lamprey have a very special structure in the mouth. See the structure of the mouth of the lamprey. This is involved in sucking. A long gill process is called the gill rackers trap plankton while the fish is swimming through the water with its open mouth. Okay, this is the gill racker. This is the structure of the gill. Gill arch is the bony structure which is useful for supporting the gill filaments. These are the long structures connected with the gill arch, and the gaseous exchange occur here between the blood and the water. And these gill rackers, these are the bony extensions from the gill arch, and they are involved in trapping plankton. Other fishes such as carp feed on a variety of plants and animals. A few such as lampreys are external parasites for at least a portion of their lives. A few are primary herbivores feeding on the plants. Fish digestive tract is similar to that of other vertebrates. An enlargement is called the stomach, and stomach is used for storing infrequent meals. The small intestine, however, is primary site for the enzyme secretion and food digestion. Sharks and other elasmobranchs have a spiral valve in their intestine, and bony fish possess outpockets of the intestine called the pyloric ceci that increases the absorption and the secretory surfaces. This is the digestive system of the fish. This is the stomach of the fish. This is the small intestine, and this is involved in the release of the enzymes, and this is the anus. This is the completion of the topic. Thank you.